एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाला उम्मीदवार 16,000 मत लेकर, जो कुल मतों का 30% था, हार जाता है। प्रश्न एक बार फिर सुना। चुनाव है, उसमें दो कैंडिडेट है, 100% वोट पड़ती हैं। मान लीजिए 100% वोट गिरी और उसमें से हारने वाले को कितनी मिली, लूजर को 30% वोट मिली, और जीतने वाले को कितनी मिलेंगी, 100 में से 30 हिस्से मिली तो 70% मिली विनर को। प्रश्न ये था, हारने वाले को, लूजर को मिली 30%, तो विनर को कितनी मिली, 70%। समझ रहे? तो ये 30% जो वोट हैं, ये 16,000 मत, इसको 16,000 मत मिले। कितने मिले? तो प्रश्न ये है, कुल मत कितने पड़े। यदि 30% बराबर 16,000 है तो जीतने वाले को कितने मिले, वही 70%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 40%। इनका हो गया डिफरेंस। और ये इससे कितना गुना है, 4 चौक 16, 400 गुना। यदि मैं बात करूं तो ये जो है, जो अंतर है इन दोनों का, ये इनका डिफरेंस है, 40 और 30 का अंतर। जीतने वाले को 30% मिले और हारने वाले को जो है यहाँ 70% मिले। केवल हमें दिया था लूजर, हारने वाले को 70%, 30% वोट मिले और वो 16,000 मत उसने प्राप्त किए। तो जीतने वाले को कितने मत मिले और टोटल मत कितने थे। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो अंतर देख लिया इसमें 30 और इसे 40, तो दोनों का अंतर है कितना, हार जीत का अंतर कितने का, 400 गुना है। तो इसे कितने मिले, इसे भी 400 गुना मिले। इन दोनों का अंतर 400 है, तो इसको भी 400 गुना कितने मिले, 7 गुना 400, अर्थात 728,000। इसको 28,000 वोट मत मिले और इसको कितने मिले, 30%, 400 का अंतर है, तो 30 गुना 400 कितना हो गया, 12,000। इसको 12,000 वोट मत मिले और इसको 28,000 मत मिले। यदि पूछे जीतने वाले को कितने मिले, तो 28,000, और हारने वाले को 30% मिले। कुल मत के कितने, 30% थे, तो दोनों का डिफरेंस 40 आ गया। 40 और 30 का, 70 का, सॉरी 30 और 70 का डिफरेंस 40 आ गया। और ये 40 बराबर हार जीत का अंतर है 16,000, चूंकि इसे 16,000 मिले, हार गया ये। जीतने वाले को कितने मिले, 28,000, हारने वाले को कितने मिले, 400 गुना, अर्थात 30 चौक 12,000 कुल मत। इसलिए टोटल वोट कितने हो गए, 28,000 प्लस 12,000, कितने हो गए, 40,000। टोटल वोट कितने हुए, 40,000 पड़े। कुल मत कितने पड़े, 40,000। देखो इसकी उत्तर की जांच करो, क्या 40,000 का 30% 16,000 हो, 40%, 40,000 का 30% काटना, चूंकि उसे 30% मत मिले, तो 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 चौक 12, तो कुल कितने मत मिले, 3 चौक 12,000। देखो 12,000 मत मिले इसको। तो ऐसे ही इसके 70% इसके निकाल सकते हैं, 7 चौक 28, ऐसे ही इसका आ जाएगा। तो टोटल मतों का पता लग गया हमें, और जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को तो इन्होंने दिया ही था, 16,000 मत मिले और वह हार गया 30% मत ले करके।
इतने मतों से हारा, वो इतने मत लेकर के नहीं आ रहा, 16,000 मतों से हारा। तो इसे 30% मिले तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 70%। इन दोनों का जो डिफरेंस है 40 का और 30 का और 70 का, जीत और हार का 40% है। यहाँ जीत और हार का जो अंतर बताया वो 16,000 है। तो ये कितने गुना है परसेंट में? 400 गुना है। तो यहाँ भी वास्तव में भी 400 गुना होगा। 7 चौक 28,000 मत इसे मिलेंगे, और 30% गुना 40 कितने? 12,000 इसको वोट मिलेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार का कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो इसको हल किया जा सकता है। एक प्रश्न और लगाते हैं इसी प्रकार का। कई बार चक्रवर्ती ब्याज में से आ जाता है या साधारण ब्याज में, कोई धन 2 वर्ष में वर्ष और गुणा, यदि कहीं भी ये आ जाए इतने वर्ष में इतने गुणा हो जाता है, तो एक तरफ गुणा लिख लेंगे और एक तरफ वर्ष लिख लेंगे। कोई धन 2 वर्ष में 3 गुणा हो जाता है, अर्थात कोई धन 2 वर्ष में 3 गुणा हो जाता है, तो उसको जो है 12 गुणा होने में कितना समय लगेगा? 2 वर्ष में कितना? 3 गुणा, अर्थात 3 की घात 1। 2 दूनी 4, 4 वर्ष में कितना? इसकी 3 की घात 2, अर्थात 9 गुणा। फिर 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? जितनी वो किया 3 की घात 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3, चूंकि यहाँ 2 तिये 6 3 गुणा हो गया, तो यहाँ भी 3 की घात 3, 27। यदि यहाँ पूछे जो है कितना? 2 चौक 2 तिये 6, 2 चौक 8, तो 3 की घात 4, 81। अर्थात 2 वर्ष में 3 गुणा हुआ तो 4 वर्ष में 9 गुणा हो जाएगा, 6 वर्ष में 27 गुणा, और 8 वर्ष में कितना? 81 गुणा। और यदि कोई पूछा 12 वर्ष में कितना गुणा हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 की घात 5, कितना? 243। और यदि पूछे 12 वर्ष में कितना गुणा हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ये वर्ष हैं। और ये तो 3 की घात 6, और 3 की घात होगा 729, 3 तिया 9, और कितना? 3 तिया 9 और 3 चौक 12 का 2 का हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, 729 हो जाएगा। तो यदि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुणा होता है, तो 4 वर्ष में 9 गुणा हो जाएगा, 6 वर्ष में 27 गुणा हो जाएगा, 8 वर्ष में 81 गुणा हो जाएगा, 10 वर्ष में 243 गुणा हो जाएगा, और 12 वर्ष में कितना? 729 गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? यदि ये बदल दिए जाए, देखो ये तो था 2, यदि मैं कहूँ 5 वर्ष में 2 गुणा होता है, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में 2 गुणा होता है, तब ये लिखेंगे 5 वर्ष में 2 गुणा, 2 की पावर मतलब 1 हो जाता है। यदि कोई पूछे तो कितना? 10 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये 2 की घात 2, 5 दूनी 10, यहाँ भी 2 की पावर 2, अर्थात 4 गुणा। 10 वर्ष में 4 गुणा, 5 तिये 15 वर्ष में कितना? 2 की घात 3, अर्थात कितना? 8 गुणा, और 5 चौक 20, 20 वर्ष में 2 की घात कितना? 4, कितना? 2 की घात 4, 4 बार कितना? 8 दूनी 16, और 25 वर्ष में 5 पंजे 25, 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना? 16 दूनी 32,
यदि कोई पूछे वह 32 गुणा कितने वर्ष में होगा, तो 25 वर्ष में होगा। चूंकि कितना 32 गुणा होने के लिए 2 की पावर 5 चाहिए। 2 की पावर 5 कितना 32 होता है, तो 5 की भी पावर कितना, 5 को कितनी बार 5 बार गुणा करेंगे तो बच्चे यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ घात बढ़ा देंगे, जितने गुणा इतनी पावर। जैसे 5 वर्ष में 2 गुणा अर्थात 1 पावर, 10 वर्ष में 5 दूनी 10, 2 गुणा 2 दूनी 4, 15 वर्ष में 2 की घात 3 8 गुणा, 20 वर्ष में 2 की घात 4 16 गुणा, 25 वर्ष में 2 की घात 5 कितना 32 गुणा। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि आपके पेपर में आवे तो आप उसको लिखेंगे, एक तरफ वर्ष और एक तरफ पावर लगा देंगे। जितने वर्ष, जितने जो है वर्ष में पढ़ोगे इतना ही जो है उसकी पावर लगा देंगे। जैसे कोई और ले लो, कोई धन 7 वर्ष में 2 गुणा हो जाता है। कोई धन 7 वर्ष में कितना हो गया 2 गुणा, तो उसे जो है 2 गुणा हो गया तो कितना 16 गुणा होने में कितने वर्ष लगेंगे, कितना 16 गुणा होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो देखो 7 की घात 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 वर्ष में कितना होगा 2 की घात 2, 2 की पावर 2 अर्थात कितना 4, 14 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुणा, फिर 7 दूनी 14, 7 3 21 अर्थात 2 की घात 3 8, 8 गुणा कितने में होगा 21 वर्ष में, और 7 की 7 चौक 28, 28 वर्ष में कितना होगा 2 की पावर 4। जैसे यहाँ 4 गुणा हुआ समय, ऐसे ही 2 की पावर, चूंकि 2 गुणा हुआ था तो 2 की पावर, 3 गुणा होता तो 3 की पावर, 4 गुणा हो तो 4 की पावर, जितने गुणा हो इतनी पावर बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे समय को पढ़ेंगे ऐसे ही इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 28 वर्ष में कितना 2 की घात 4, कितना हो जाएगा 2 की घात 4 16 गुणा, अर्थात वह 28 वर्ष में अपने आप का 16 गुणा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी यदि प्रश्न आए तो आप उसको हल अवश्य कर सकते हैं। कोई धन इतने वर्ष में 4 गुणा हो जाता है, अब ये तो था 2 गुणा, कोई धन 7 वर्ष में अपना 4 गुणा हो जाता है। यदि यही हो, कोई धन 7 वर्ष में 4 गुणा हो जाता है अर्थात 4 की पावर 1, 4 गुणा का मतलब पावर 1, तो 14 वर्ष में कितना 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 हो गया 16, 21 वर्ष में कितना 4 की पावर 3, कितना 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुणा हो जाएगा, समझ रहे। अच्छा, तो ये हो गया। फिर 28 वर्ष में 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, तो 256 गुणा हो जाएगा 28 वर्ष में। तो इस प्रकार का कोई भी हो, एक तरफ वर्ष लिख लो और एक बार गुणा, और जितना पढ़ाई इधर पढ़ोगे इतनी इधर पावर लगाते चले जाना। कोई भी प्रश्न, और हर परीक्षाओं में, दिल्ली पुलिस की ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, बैंक पीओ ले लो, हर परीक्षाओं में इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ये बड़े ध्यान से समझने का प्रश्न था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज मेरा मन कर रहा कि मैं आज तुम्हें जो है घड़ी से संबंधित जो बार बार परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिबिंब। जैसे यदि घड़ी में अब समय कितना हुआ है, इतना हुआ है, तो दर्पण में कितना होगा, जल में कितना होगा। तो ये इस प्रकार के कई प्रश्न बनते हैं, तो इनको हम कैसे हल करेंगे, आज ये मैं थोड़ा सा प्रश्न आपसे शेयर करूँगा। यदि घड़ी में हमारी जो है 9:27 हुआ, वो घड़ी समय, घड़ी में समय, घड़ी में समय, यदि घड़ी में समय कितना हुआ 9:27, तो दर्पण अर्थात शीशे में, दर्पण का मतलब शीशा होता है,
जिसमें हम मुंह देखते थे, तो मिरर प्रतिबिंब बताओ, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब। मिरर माने दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में समय क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया। घड़ी में इस समय 9:27 हो रही है, यदि इसको हम दर्पण में देखें तो ये कितना समय हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए ध्यान रखना 11:60 कितने में से घटाओ, जो भी समय दिया हो 11:60 में या 23:60, 23:60, दोनों का मतलब एक ही है। या कई बार क्या आ जा, ज़्यादा आ जा, तो इसे क्या बढ़ावेंगे, सेकंडों में भी आ जा। यदि कोई दे दे इतने, वो भी क्वेश्चन होगा, तो ये इसको हम 11:60 की जगह ये भी लिख सकते हैं भाई, 11:59 कितना, 59 मिनट और कितने सेकंड, 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 मिनट थे, 59 मिनट, 1 मिनट उधर ले गए तो सेकंड बन गए, कितने सेकंड हो गए, 11 बजकर कितना, 59 मिनट 60 सेकंड। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं 23:60, 23:60 को क्या लिख सकते हैं, 23:59, 23:59 और कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 60 मिनट था, ये सेकंड में बदल लिया, ये भी। अर्थात कभी भी घड़ी में समय दिया गया और दर्पण में पूछा हो, या दर्पण में समय दिया गया और घड़ी में पूछा हो, घटाएंगे हम इन दोनों में से ही। या 12 में, इसका भी मतलब देखो 11:60 अर्थात ये 12 ही बज रहे, इसको 12 भी कह दे, 12.00 अर्थात जहाँ 00 होगा ना इधर, वहाँ 12 बजे लिख देते हैं सीधे। समझ रहे मेरी बात, हाँ। तो ये 11:60 याद रखना, या 23:59 या 11:59 और 60 सेकंड, यदि सेकंड में दिया। इस प्रकार का प्रश्न अभी 1-2 करवाएंगे, उसको समझ लेना बड़े ध्यान से। यदि घड़ी में समय 9:27 है तो दर्पण में कितना होगा, दर्पण में कितना होगा भाई साहब, 11:60 में से क्या घटा दो, 9:27 माइनस 9:27, देखो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गए कितने, 3, और यहाँ बच गए कितने, 5, 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 9 गए कितने, 2, अर्थात 2:33। यदि घड़ी में इस समय 9:27 है और आपने घड़ी शीशे की ओर कर दी, तो शीशे में, दर्पण में क्या समय दिखाएगा, 2:33। इस प्रकार का प्रश्न हर परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, या तो घड़ी में समय दे दे या दर्पण में दे दे। अब इसका उल्टा, यदि दर्पण में 11:29 है तो घड़ी में समय क्या होगा, यदि दर्पण में समय 2:33 है। इसी सवाल का उल्टा ले लेते हैं, यदि दर्पण में समय इतना तो घड़ी में कितना, दर्पण में समय दे दिया हमें कितना, 2:33, और काटना क्या, घड़ी का समय बताओ, तो देख लो बिल्कुल इसका वही कर देंगे, 11 घटाना 11:60 में से ही है घड़ी में, दर्पण में पूछा तो 11:60 में, घड़ी में पूछा तो भी 11:60 से ही घटाएंगे। 11:60 से कितना, 11:60 से घटाया हमने कितना, दर्पण में कितना समय, 2:33, 2:33, घटाओ 10 में से 3 गए, 7 बच गया, और यहाँ कितने 5 बच गए थे, 5 में से 3 का कितना बच गया, 2, 11 में से 2 गए, 9 बच गया, अर्थात 9:27। देखो वही आ गया। घड़ी से दर्पण में पूछा या दर्पण से घड़ी में पूछा, यदि घड़ी में दिया तो दर्पण में ये आ जाएगा, और दर्पण में पूछा तो घड़ी में भी यही।
तो घटाना दोनों में, या दर्पण में पूछे या घड़ी में पूछे, 1160 में से ही घटाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न दिया हो तो 1160 में से ही घटाएंगे। आ गया होगा समझ में। यदि दर्पण में 11:09 है, एक और प्रश्न ले ले दर्पण में, इसको साफ कर दूं। चलो, प्रश्न है यदि दर्पण में समय दिया हमें 11:09, दर्पण में दिया 11:09, तो घड़ी में समय कितना है? घड़ी में समय बराबर वाट। यदि दर्पण में 11:09 दिख रहे तो सही समय क्या है घड़ी में, जो वास्तविक समय है, तो वो कितने बजे हुए हैं? तो वही 1160 में से घटाएंगे तो घड़ी में समय लिखेंगे। घड़ी में समय, घड़ी में वास्तविक समय या समय लिख लो, एक ही बात है। घड़ी में कितना बज रहा होगा भाई? 1160 में से घटा देंगे 11:09। 1160 में से क्या घटाएंगे? 11:09 है दर्पण में, तो 11 और 0 और 9 घटाओ। 60 में से 9 गए, कितने बच गए भाई? 51 सीधे लिख दें। या 10 में से 9 गया, कितना? 1 बच गया, और 5 के 5, और 11 में से 11 गया 0। अभी मैंने बताया था जहाँ 0 0 हो वहाँ 12 मान लिए, जहाँ 0 0 आ जाए वहाँ 12 मान लिए जाएंगे, अर्थात 12:51। घड़ी में कितना है? 12:51। तो दर्पण में कितना दिखेगा वो? 11:09। कितना? यदि दर्पण में जो है 11:09 है, तो घड़ी में सही समय 12:51 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। यदि देखो इसका उल्टा ले लो, यदि हमें दर्पण में दिया हो 12:51, तो घड़ी में कितना? देखो घड़ी में ये तो घड़ी में निकाला। अब यदि हम दर्पण में निकालना चाहें, दर्पण में, घड़ी में तो निकाला ही है, अब दर्पण में यदि निकालना चाहें तो कैसे? दर्पण में भी बिल्कुल सेम 11:60 में से ही घटाना है हमें। घड़ी में पूछे या दर्पण में, दोनों में 11:60 से ही घटाना है। घटावेंगे कितने को? कितना आया था घड़ी में? 12:51। 12:51। 12:51। तो अब हमारे पास 11:60 है, यहाँ कितना है? 12:51 है, तो इसे हम 23:60 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? कितना? 23:60। 23:60 मानेंगे। अब 11:60 नहीं मानने, चूंकि ये इससे बड़ा आ गया। अब देखो 23 में से कितने गए? 12, तो कितने बच गए? 11। और 60 में से 51 गए, कितने बच गए? 9। अर्थात दर्पण में कितना समय हुआ? 11:09। इसलिए 23 भी 12 है। 23:60 को भी 12 बजे ही कहते हैं, और 11:60 को भी 12 कहते हैं। दोनों एक ही समय है, परंतु यदि यहाँ ये इससे बड़ी संख्या आ जानी चाहिए तो इसे 11:60 न करके 23:60 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब 12 ही बजे होता है। तो 12 बजे में से ही घटाने हैं, घड़ी में पूछे या दर्पण में पूछे, कहने का मतलब ये है। इस प्रकार का अभी एक मैंने कहा था, एक सवाल ऐसा भी लेंगे, जैसे यदि दर्पण में कितना बज रहा? घड़ी में वास्तविक समय 12:45 है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेंगे, इसी प्रकार के 5-4 सवाल हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हमें दिया है, क्या दिया?
यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:45, 12:45, कितना 12:45 घड़ी में समय है, तो इसे दर्पण में देखने पर कितना समय होगा। दर्पण में, दर्पण का ये यहां लिख रखा हमने, तो यहां निकाल लेंगे कितना 12। अब 11:60 नहीं 23:60, कितना लिखेंगे 23:60, 23:60 माइनस कितना 12:45, 12:45, तो कितना 60 में से जो है 45 गए 15, सीधा लिख दूं, और कितना 23 में से 12 गए तो 11, 11:15, कितना 11:15 हो जाएगी। कब? दर्पण में। यदि घड़ी में वास्तविक समय इतना है तो दर्पण में। और यदि हमें दर्पण में दिया है 11:15 है तो घड़ी में कितना होगा, तो इसे 11:60 में से घटा देंगे। देखो 11:60 और 11:15, यदि ये 11 से बड़ा है तो फिर 23:60 कर लें, तो 11 कितना है 15। यदि दर्पण में समय कितना है 11:15 है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, देख लो 12:45 ही होगा। घटा दो, कितना 60 में से 15 गए, या 10 में से 5 गए 5, और या 5 में से गया 4, 45, 11 में से 11 गए 0, और जब 11 में से 11 0 बचे तो क्या लिखा करें 12, तो इसका मतलब 12:45। घड़ी में जो सही समय है वो 12:45 है, 12:45 जब 0 इधर बचे। तो घड़ी में समय 12:45, दर्पण में समय 11:15। घटाना घड़ी में पूछे तब भी 11:60 से या 23:60 से घटाना है। 23:60 से कब, यदि ये क्या समय कितना 11 से ज़्यादा हो तो वहाँ 23 लिख लेंगे, और यदि 11 से कम है 11 है तो 11:60 में से ही घटाएंगे। ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा, ये तो हो गया भाई दर्पण और समय, समय घड़ी और दर्पण, दर्पण और घड़ी दोनों में हम जो है 11:60 में से अर्थात 12 बजे से ही उसे मान के चलेंगे, समय को 12 से ही घटाएंगे। 12 को हम 11:60 या 23:60 लिख लेते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसका उल्टा, जल में दर्पण की जगह घड़ी और दर्पण, अब तक तो था घड़ी में समय और दर्पण में, अब आवेगा जल में। चूंकि प्रतिबिंब या तो शीशे में देखा जाए या जल में, तो अब दर्पण की जगह जल आ गया, उसमें क्या करें भाई, तो उसमें भी समझ लेंगे। जैसे यहां 12 बजे घटा में, वहां क्या घटा में, वहां भी समझ लो। घड़ी में समय और जल में समय, जल में प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब होता है या जल में घड़ी में, जल में कितना समय होगा, तो यहां घड़ी में समय है, यहां जल में, यहां भी लिख लो। तो चलो, जल में प्रतिबिंब जो होगा उसमें समय क्या होगा, जल में समय या जल में प्रतिबिंब में समय कितना होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब एक प्रश्न ऐसे लेते हैं, इसमें क्या करते हैं 18:30 उसे कितने में घटाते हैं 18:30 से। जैसे वहां 11:60 से घटाते हैं या उससे घटाते हैं, यहां केवल 18:30, कितना 18:30, 18 और 30, या यदि सेकंडों में दिया हो, अच्छा वो एक प्रश्न मैं भूल गया उसको करवाता हूँ अभी। 18:30 और यदि ये सेकंडों में भी दिया हो तो इसको हम 18:29 और कितने सेकंड 60 सेकंड, 29 मिनट और 60 सेकंड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
जैसे अभी मैंने बताया था 11:60 को हम क्या लिख सकते हैं, 11:59 और 60। इस पे एक सवाल मैंने बताना चाह रहा था, वो नहीं बताता अभी, एक बार इस सवाल को और समझ ले। यदि दर्पण में 10, 30 और 50, 10:30 और 50 कहीं में दर्पण में, तो घड़ी में समय, यदि दर्पण में समय कितना हो तो घड़ी में समय कितना होगा। दर्पण में कितना दिया, 11:60 में से घटाना था, अभी बताया था 11:59 और 60। ये इसे पढ़ेंगे क्या, 11:59 और 60। यदि प्रश्न दिया यदि दर्पण में 10:30 और 50 हो रही हो, कितना, 10 बज के कितनी मिनट, 30 मिनट और 50, 30 मिनट और 50, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। प्रश्न ये था, यदि घड़ी में, यदि दर्पण में समय 10:30 और 50 है तो घड़ी में सही समय कितना होगा। तो इसे 11:59 में से घटा देंगे, ये बताया था मैंने अभी। ये एक इधर ले गए, 60 में से 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो कितना, 60 में से 50 गया 10 सेकंड। मिनट कितने बचेंगे, 59 में से 9 में से 0 गए 9, और 5 में से 3 गए 2, अर्थात 29, और ये बच गया 1:29 और 10। ये घड़ी में सही समय होगा। यदि दर्पण में 10:30 50 है तो घड़ी में सही समय 1:29 और 10 होगा। आ गया होगा समझ में। तो अब जल प्रतिबिंब वाले देख लें, उसमें केवल हम क्या घटाएंगे, 18:30 या 18:29 और 60। ये समझने वाली बात है। अच्छा, अब जल में चलेगा। यदि जल, घड़ी में समय और जल में समय, तो ये घड़ी में समय क्या होगा और जल में समय क्या होगा। घड़ी में समय दिया तो जल में समय कितना होगा। यदि घड़ी में कितना दे रखा, यदि घड़ी में 5:50, यदि घड़ी में 5:50 हो रहे हो, 5:50 हो रहे हो, तो जल में वास्तविक प्रतिबिंब कितना होगा। जल में समय घड़ी कितना दिखाएगी, तो जल में क्या होगा, तो जल में समय या जल में वास्तविक प्रतिबिंब, जल में घड़ी का वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। अभी बताया था 18:30 में से, 18:30 में से जो दिया वो घटा देंगे, कितना, 5:50। अब देखो यहाँ 30 है और यहाँ कितना, 5:50, तो 30 में से 50 कैसे घटाएंगे। ये एक यहाँ से इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 थे 17 रह जाएंगे, एक 30 मिनट चली गई उधर, सॉरी 60 मिनट चली गई, 1 घंटा लेंगे तो यहाँ 30 ही है और 60 ही है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 90। समझ रहे मेरी बात। 1 घंटा इधर ले गए तो 60 मिनट ले गए, 60 और 30 90, और यहाँ कितने रह गए, 17, अर्थात 17 90 में से घटाओगे, न कि 18 30 में से। क्यों, चूंकि ये 50 है, 30 में से 50 नहीं घटेंगे, तो इसका मतलब 1 घंटा उधर ले जाएंगे, तो 9 में से 50 गए, 90 में से 50 गए 40 तो बचेगी मिनट, और यहाँ कितना, 17 में से 5 गया 12, अर्थात 12:40। तो जल में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा उसमें कितना समय होगा, 12:40। उम्मीद करता हूं कि ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों।
तो ये आ गया अपना जल में वास्तविक समय। यदि घड़ी में समय कितना है 5:50, तो जल में इसका उल्टा ले लो, यहाँ ले लो, यदि जल में 12:40 हो, कितना 12:40। यदि जल में जो घड़ी का जो प्रतिबिंब है उसमें 12:40 दी गई हो, तो घड़ी में वास्तविक प्रतिबिंब, तो घड़ी में समय कितना होगा तब। घड़ी में फिर भी वही घटाना है हमें 18:30, 18:30 में से हमें क्या घटाना 12:40, चूंकि 12:40 हो रहे ना जल में, तो घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा, तो इसे घटाओ, यहाँ भी वही है 18:30 में से यहाँ कितना 12:40 घटाना, तो यहाँ भी 17 क्या करेंगे इसके 17:90, 17:90, 30 और 60 90 हो जाएगा। तो 90 में से 40 गए, कितना बच गया 50, और 17 में से 12 गए 5, तो कितना आया था 5:50। देखो वही था, घड़ी में सही समय कितना है 5:50, और यदि इसे जल में देखें, घड़ी को जल की तरफ को करके देखें तो कितना समय होगा 5:50। आई बात समझे। यदि घड़ी में सही समय 5:50 है, तो इसे हम जल में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, जल में दिखाई देगा 12:40, 5:50 के। यदि घड़ी में 5:50 हो रहे तो जल में क्या दिखाई देगा 12:40, और यदि जल में कितना है 12, घड़ी में 12:40 है, तो जल में क्या दिखाई देगा 5:50। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जा सकते हैं। 18:30 और 11:60 ये याद रखने, इस प्रकार से इन सवालों को हल किया जा सकता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये बताया गया। 3 तरह के प्रश्न बताए मैंने उसमें आपको एक तो बताया मैंने, जब समय दिया गया और कितने गुना धन हो जाए, तो समय को एक तरफ लिख लेंगे और गुणा जितने हैं उसे लिख लेंगे। यदि 7 वर्ष में है इतने 2 गुना हो जाए, तो 4 गुना कितने में होगा, या 8 गुना कितने में होगा, 10 गुना कितने में होगा, ये भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। हार जीत के प्रश्न परसेंटेज पर आधारित बताया। यदि हारने वाले को जो है 30% वोट मिले और जीतने वाले को कितने मिलेंगे 70, चूंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, एक हार और एक जीत। जीतने वाले को 30% मत लेकर वो और 16,000 मतों से जो है वो हार गया, तो जीतने वाले को 70% मिले। दोनों का मत प्रतिशत का मतों का अंतर कितना 16,000, और इधर कितना 40, तो 400 गुना हो गया। तो ये इस प्रकार से मैंने 2-3 प्रश्न आपको आज समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे फिर।